गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल के शेरों के संदर्भ में हमने देखा था, इसमें हमने देखा था कि इन शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। और उन्होंने उनका कहना है कि हमेशा हमें होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार हमें अपना आक्रोश जो है वो भी प्रकट करना चाहिए। हमें स्वयं पर आत्मनियंत्रण भी रखना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो मुंह तोड़ जवाब देना भी चाहिए, आक्रोश भी प्रकट करना सीखना चाहिए। इन बातों के बारे में हमने इस गज़ल में हमने सीखा है। अभी हम इस कविता के इस वीडियो में हम ये जो गज़ल है इसकी हम प्रस्तावना देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद जो कविता का भावार्थ है वो देखेंगे। देखो बच्चों, मैं अभी भी एक बार बतलाना चाहती हूँ कि आपको जैसे 7th स्टैंडर्ड में आप स्टार्टिंग में पोएम लिखते थे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भावार्थ लिखने वाले हैं तब कविता की लाइंस जो है हम भावार्थ के साथ साथ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नोटबुक में स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले कविता का नाम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, रमेश दत्त शर्मा। और इतना होने के बाद आप प्रस्तावना लिखोगे। तो हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी प्रस्तावना हम लिखेंगे, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने सभी के साथ प्यार से बोलना, स्वयं नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना व सही समय पर बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए कहा है। यह प्रस्तावना आप क्या करोगे, नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, आपकी जैसे ही प्रस्तावना हो जाती है, इस प्रस्तावना के बाद आप शब्दार्थ लिखोगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो शब्दार्थ है, यह शब्दार्थ आपको क्या करने हैं, नोटबुक में आपके प्रस्तावना के बराबर नीचे आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना आप यहाँ पर लिख लोगे। प्रस्तावना के बाद ये जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आप जो है वो नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, जैसे ही आपके शब्दार्थ हो जाते हैं, इस शब्दार्थ के बाद आपको भावार्थ लिखना है। कविता की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का अर्थ क्या है वो आपको लिखना है, क्योंकि बच्चों परीक्षा में कई बार आपको जो पद्यांश दिया जाता है उस पद्यांश का आपको भावार्थ पूछा जाता है कि इन दो ऊपर दिए गए 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इसलिए आपको भावार्थ समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है पढ़ाते समय भावार्थ क्या है, फिर भी आप एक बार फिर से नोटबुक में इसका भावार्थ जो है वो आप लिख लीजिए। तो हम भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम भावार्थ लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया है आपको, वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो कविता की पंक्तियाँ है वह पंक्तियाँ आपको पूर्ण लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ आपको दी गई है वो आपको पूर्ण लिखनी है। तो यहाँ पर आप कविता की पूर्ण लाइन लिखोगे, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये जो आपकी दोनों लाइन्स है वो दोनों लाइन्स आपको कंप्लीट लिखनी है, पूर्ण इस तरीके से लिखनी है। और ऐसा लिखने के बाद ही आपको भावार्थ की शुरुआत करनी है, भावार्थ लिखने की शुरुआत आपको करनी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए, इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए, उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयतापूर्वक बोलना सीखना
चाहिए। ये हुआ हमारा पहला जो पद्यांश है उसका भावार्थ। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक लाइंस को कंप्लीट लिखना है और उसके बाद ही उसका अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर चुप रहने के खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर भी हम जो कविता की दोनों लाइन से पंक्तियाँ हैं वो पूर्ण लिखेंगे। ठीक है, क्या है कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ठीक है, ये दोनों लाइंस लिख ली, उसके बाद हम उसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ हैं, अतः योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरे पद्यांश का भावार्थ। ठीक है, आप दोनों पंक्तियाँ लिख लोगे और उसके बाद ये जो भावार्थ है उसे लिखोगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ कहने से तोलना सीख लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस लिख लेंगे। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ठीक है, दोनों लाइंस लिख ली, उसके बाद कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तू तड़ाक हो ... टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर भी हम जो दोनों पंक्तियाँ हैं उन दोनों पंक्तियों को पूर्ण यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ठीक है, ये दो पंक्तियाँ हमने लिख ली, उसके बाद उसका भावार्थ। कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पटाखे की तरह ... घोलना सीख लीजिए। दोनों पंक्तियाँ लिख लेंगे। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। ठीक है, दोनों पंक्तियाँ हमने लिख ली, उसके बाद ये जो भावार्थ है वो लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए, अर्थात परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, कटु वचन ... रोकना सीख लीजिए। यहाँ पर भी दोनों पंक्तियाँ लिखेंगे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। भावार्थ, कवि के मतानुसार व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते हैं। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बात बेबात मोड़ना सीख लीजिए। दोनों पंक्तियाँ लिखेंगे। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए।
दोनों पंक्तियाँ लिख ली, उसके बाद उसका भावार्थ। कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि व विवेक से सामना करना चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद ये किसने कहा, खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। दोनों लाइन्स हमने लिख लिए। ठीक है, उसके बाद इसका भावार्थ हम लिखेंगे। कवि के मतानुसार व्यक्ति का हमेशा ओठ सीकर शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमने पूरी जो गज़ल है उसका भावार्थ जो है मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया है। आपको नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना है। देखो, सबसे पहले दो लाइन्स लिख लो और 2 पंक्तियाँ लिखने के बाद उसका भावार्थ आप लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पर कविता लेखन भी आपका हो जाएगा और उसका भावार्थ लेखन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे साफ सुथरे अक्षर में आपको ये जो भावार्थ मैंने आपको बतलाया है, ये भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका भावार्थ कंप्लीट हो जाएगा, भावार्थ लिखने के बाद हमें टेक्स्ट बुक के नीचे जो स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय को भी लिखना है। तो इसमें हमें सबसे पहले दी है सूचना अनुसार कृतियाँ करो। ठीक है, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, कवि इन बातों को सीख लेने को कहा, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पूर्ण कविता पढ़नी होगी। क्या क्या सीखने को कहा है कवि ने हमें, रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। मीठी बोली के गुलाब बोना सीख लेना चाहिए। तकलीफ देने वालों को मोड़ना सीख लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। ये जो बातें हैं वो कवि ने हमें यहाँ पर सीख लेने के लिए कही है। आपको जैसे यहाँ पर कृति दी गई है वैसे ही कृति आपको आपके नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपके नोटबुक में भी सेम ऐसे ही कृति आपको ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या है, रोशनी के रंग घोलना, मीठी बोली के गुल रोपना, अप्रिय बात बदलकर मोड़ना और ज़रूरत पर मुंह खोलना। इन सारे बातों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। चुप रहने के 4 फायदे लिखो। अभी हमारा जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, चुप रहने के फायदे लिखो कि चुप रहने के कौन कौन से फायदे हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं चुप रहने के। तो सबसे पहले आएगा कि किसी के साथ दुश्मनी मोल न लेना, संघर्ष एवं लड़ाई। दूसरा है संघर्ष एवं लड़ाई झगड़े से बचना। नेक्स्ट फायदा क्या होगा कि किसी के बुरे शब्द नहीं सहना पड़ेगा, समाज में हमारी इज्जत बनी रहना। ये जो फ़ायदे हैं, चुप रहने के जो भी कुछ फ़ायदे हैं आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, चुप रहने के फ़ायदे आपको यहाँ पर लिखने हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चुप रहने से हमारी ऊर्जा की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। चुप रहने से मनमुटाव होने की भी संभावना कम हो जाती है
और जो ऊर्जा किसी हम सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं। ये सारे मैंने आपको चुप रहने के फ़ायदे बताए हैं। उनमें से 4 फायदे जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, उत्तर लिखो, उत्तर लिखो। यहाँ पर कांटे बोने वाले, इसका उत्तर क्या है? कटु वचन। कांटे बोने वाले, इसका उत्तर क्या आएगा? कटु वचन। ठीक है, दूसरा चुभने वाली, बेबात बात। चुभने वाली क्या है? सॉरी, बात बेबात। चुभने वाली क्या है? बात बेबात। ठीक है, उसके बाद फटने वाले, फटने वाले पटाखे। फटने वाले का आंसर क्या आएगा? पटाखे। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। लास्ट की जो 4 पंक्तियां है, कौन सी 4 पंक्तियां आएगी? इसकी बात बेबात से लेकर सीख लीजिए। इनका क्या करना है आपको? भावार्थ, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो अभी देखिए, आप अर्थ लिखते वक्त कैसे लिखने वाले हो? सबसे पहले आप वहाँ पर लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता से होकर, इस गज़ल से होकर इसके कवि रमेश दत्त शर्मा जी हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद उन 4 सेकेंड पैराग्राफ में इन 4 पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? कवि का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? 4 पंक्तियों का अर्थ आप लिखोगे। ठीक है, 5वां सवाल यहाँ पर, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ शब्द क्या आया है वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या शब्द आया है वो आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे कि मधु, शहद। ठीक है, मधु शब्द के शब्द आया है शहद। उसके बाद है कड़वे, कड़वे के लिए आया है कटु। तीसरा है विचार, विचार के लिए आया है ख्याल। उसके बाद आवश्यकता, आवश्यकता के लिए यहाँ पर आपको शब्द आया है ज़रूरत। ठीक है, तो ये जो है आपको लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु, ये जो भाषा बिंदु है वो भी आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, बराबर है ना? आपने पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे कहा जाता है उपसर्ग। शुरुआत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय ध्यान में रखकर आपको क्या करना है? इनसे उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको पहला शब्द दिया गया है भारतीय, तो इसका मूल शब्द क्या आएगा? भारत। और प्रत्यय क्या लगा होगा इसको? ईय। ठीक है, भारतीय, मूल शब्द क्या है? भारत। आप 3 कॉलम बनाओगे, उसमें ये शब्द लिखोगे, मूल शब्द प्रत्यय। ठीक है, शब्द के जगह पर आएगा भारतीय, मूल शब्द आएगा भारत और प्रत्यय आएगा ईय। आस्थावान, मूल शब्द आएगा आस्था, प्रत्यय आएगा वान। व्यक्तित्व, मूल शब्द आएगा व्यक्ति, प्रत्यय आएगा त्व। उसके बाद स्नेहिल, मूल शब्द आएगा स्नेह, प्रत्यय आएगा ईल। ठीक है, अभी यहाँ पर बेबात, मूल शब्द आएगा बात, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग आएगा बे। ठीक है, स्टार्ट में लगा है, ये क्या आएगा? उपसर्ग आएगा।
बेबात का मूल शब्द आएगा बात और उपसर्ग आएगा बे। निरादर, मूल शब्द आएगा आदर और जो उपसर्ग है वो आएगा नीर। ठीक है। प्रत्येक, मूल शब्द आएगा एक और ये जो उपसर्ग है वो आएगा प्रति। ठीक है। सुयोग, सुयोग में योग मूल शब्द आएगा और उपसर्ग होगा सु। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है उपसर्ग और प्रत्यय। लास्ट ईयर भी हमारा हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं। आपकी जो ग्रामर बुक है उस ग्रामर बुक में पेज नंबर 40 और 41 पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं। आपको जो कृति स्वाध्याय है उपसर्ग और प्रत्यय का वो भी सॉल्व करना है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, पेज नंबर आपका ग्रामर का जो हिंदी का व्याकरण का बुक है उस व्याकरण बुक में, इस व्याकरण बुक में आपको पेज नंबर 40-41 पर जो है उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं। उस उपसर्ग प्रत्यय का कृति स्वाध्याय जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो प्रश्न उत्तर है वो भी समझ में आ गए होंगे, कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें आप कहाँ पर लिखने वाले हो, सूचना अनुसार कृति कीजिए 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5 और ये उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। ये सारा आप कहाँ पर लिखने वाले हो, तो आपका जो नोटबुक है उस नोटबुक में ही आप ये लिखने वाले हो। ठीक है, नोटबुक में आपको ये स्वाध्याय हल करना है और व्याकरण बुक में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का जो कृति स्वाध्याय दिया गया है आपको, वो आपको इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, तो हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।